नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नियति का खेल। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आएगी। एक रोज सोनिया और धीरज को किसी पार्टी में जाना था, तो अम्मा ने उन दोनों को तिलक लगा विदा किया और ढेर सारे आशीर्वाद दिए। बच्चों को अम्मा के पास छोड़ वो दोनों पार्टी के लिए निकल पड़े। कार में बैठते ही धीरज सोनिया से बोला, घर से जब भी निकलो तो अम्मा का तिलक करना जरूरी है क्या? धीरज, वो ये सब हमारी सलामती के लिए ही करती हैं, कहकर दोनों मुस्कुरा दिए थे। लौटते वक्त रास्ते में सोनिया और धीरज की कार का अचानक एक्सीडेंट हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जब धीरज को होश आया तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही वह उठा, सबसे पहले उसने सोनिया के बारे में पूछा। वह उसे ढूंढते हुए एक दूसरे कमरे में गया, जहां उसने देखा कि सोनिया के पैर में गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टर ने धीरज को बताया कि आपकी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किसी का भी बचना मुश्किल था, लेकिन शायद आपके अच्छे कर्म और किसी की दुआओं ने आप दोनों को बचा लिया। सोनिया के पैर में इतना गहरा जख्म हो गया है कि उन्हें ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, लेकिन कुछ दिनों में वे चलने लगेंगी। घबराता हुआ धीरज सोनिया के पास गया और उसके माथे को सहलाता हुआ बोला, सोनिया, तुमने ठीक ही कहा था। अम्मा हमारी न होते हुए भी हमारी अपनी है। उन्हीं की दुआओं से आज हम दोनों बच पाए हैं। सोनिया की आंखों में आंसू उतर आए। सोनिया अस्पताल के बिस्तर पर लेटी कुछ समय पहले के दिनों में खो गई। सुबह जल्दी उठकर सोनिया अपनी बगिया में आकर बैठ गई। चाय पीते पीते सोच रही थी कि अब यहाँ भी एडजस्ट होने में न जाने कितना समय लगेगा। धीरज के ट्रांसफर के चक्कर में न जाने कितने सी शहर ऐसे ही घूमना पड़ रहा था। न जाने उसकी जॉब कब स्थायी हो पाएगी। सोच किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने चली गई। बच्चों को उठाया, उन्हें तैयार कर स्कूल की बस में बैठा दिया सोनिया ने। बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस आकर सोनिया का मन न जाने क्यों खिन्न मन से टेरेस पर जाकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गान, कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वो पिछले शहर के घर में छोड़कर आई थी। सोनिया की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजरें थोड़ी दूर पर एक पेड़ की ओट में खड़ी एक बुढ़िया पर ठहर गई। वह सोचने लगी, ओह, फिर वही बुढ़िया। आखिर वह क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है? कल इस बुढ़िया को कॉलोनी की मंदिर में बैठे देखा था सोनिया ने। सोनिया की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी सोनिया उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। आजकल के माहौल को देखते हुए सोनिया का मन न जाने कितनी शंकाओं से घिर गया। पता नहीं कौन है, क्या चाहती है, ये सोनिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से नया शहर, नए लोग, यहाँ किसी को जानती भी तो नहीं थी वो, जो किसी से पूछ ही ले कि आखिर कौन है ये। सोनिया को कानपुर से गुड़गांव शिफ्ट हुए पूरे 2 महीने हो गए थे, मगर अभी वह वहां ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति धीरज का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था, इसलिए वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। उधर बेटी अनवी का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर डुग्गू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन सोनिया ही अपने रूटीन में नहीं आ पा रही थी। सोनिया की स्थिति तो उस पौधे की तरह हो गई थी जिसे जड़ से उखाड़कर दूसरी जमीन पर रोप दिया गया हो, जो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था कानपुर में। उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को
उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते थे। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर धीरज के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और ना ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल रही है। उसका कैरियर तो चौपट ही समझो। और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टोह तो नहीं ले रही। सोचते सोचते सोनिया परेशान हो उठी। 2 दिन बाद धीरज टूर से वापस आए तो सोनिया ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। धीरज को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ देर ऐसे ही गुजर गए। घर को दोबारा ठल्ले पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष सोनिया के लिए जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह सोनिया ने टेरेस से देखा कि वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था। धीरज उससे कुछ बातें कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। सोनिया को लगा उसने यह चेहरा कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके धीरज घर के अंदर आ गए और वह बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? सोनिया ने चिंतित स्वर में धीरज से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उनके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? सोनिया का विस्मित चेहरा आगे की बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर ओबराय से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी ओबराय की अभागी माँ है, जिसने पहला धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ शांति देवी को एक वृद्धा आश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। सुधीर का चेहरा वितृष्णा से भर उठा। वहीं सोनिया याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर शांति निवास लिखा था। वहीं एक रात सी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा ही इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि इन्हें कहीं देखा है। मगर अब ये यहाँ क्यों आई हैं? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। सोनिया थोड़ी चिंतित हो उठी। नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम्हें ना सही, उन्हें तो है। और अगर हमारी हाथ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा। ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर सोनिया ने हाँ कर दी तो शांति देवी अंदर आ गई। छिड़काया तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने धीरज और सोनिया को ढेरों आशीर्वाद दिए। वह नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियां, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रही। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और आलोक जी नहीं रहे। बेटा और बहू खबर मिलते ही तुरंत आ गए। आलोक जी के जाने के बाद मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। कब बेटे और बहू ने ये घर बेच दिया और कब मेरे वृद्धा आश्रम भेजने का इंतजाम कर दिया। न जाने क्यों बच्चों को उनके माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। उनका सर भर रहा आया था। यही कमरा था मेरा। मैंने यहाँ कितने ही साल आलोक जी के साथ साथ हंसी खुशी बिताए हैं, मगर मयंक के पिता के जाते ही उनकी आंखें
पुनः भर आई। सोनिया और धीरज निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर शांति देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही न थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सोनिया शांति देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से धीरज को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें। अकेली हैं, बेसहारा हैं और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगे भी नहीं और हम इन्हें यहाँ पर वृद्धा आश्रम से अच्छा ही खाना पहनने को देंगे। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं। हम इन्हें कोई तनख्वाह थोड़ी ना देंगे। काम के लिए तो मेड भी है ही। बस ये घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नजर रख सकेंगी, बच्चों को देख सकेंगी, उनकी देखभाल कर सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की, बच्चों की, खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या वो मानेंगी? क्यों नहीं, हम इन्हें इस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। मेरे ख्याल से उन्हें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कहीं मालकिन बन घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या निकाल बाहर करेंगे? घर तो हमारे नाम ही है, ये बुढ़िया क्या कर सकती है? ठीक है, तुम बात करके देखो। धीरज ने सहमति जताई। सोनिया ने संभल कर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती हैं? लेकिन फिर बुझ गई। आज के जमाने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धा आश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको नाहक ही परेशानी होगी, वो बुढ़िया बोली। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी शांति देवी सोनिया की आंखों में छिपी मनसा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मोह में वह मना न कर सकी। शांति देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके साथ सधे हुए अनुभवों से हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर भी बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर सोनिया ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनुहार कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देखरेख में बाई से सारा काम कराती। रसोई का वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो उन्हें नित नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। सोनिया भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्जा के अलावा कुछ भी मन से न खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे थे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे थे। वे समय से खाना पीना खाकर और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक ओर जहां अच्छे संस्कार डाल रही थीं, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थीं। सोनिया और धीरज बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठ बातें करने का भी समय नहीं होता था। पहली बार सोनिया ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नाना दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। आज सोनिया का जन्मदिन था। धीरज और सोनिया ने
ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्बा संभाल लेगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने सोनिया की मनपसंद डिशेज और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से सोनिया अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आई। एक तो इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी, और दूसरी बात कि इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। बच्चे दौड़कर सोनिया के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया। सोनिया की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक काटने के बाद शांति देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज निकाली और सोनिया की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। सोनिया ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वह चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चेन है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूंगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अब सोनिया की अंतरात्मा उसे पटोचने लगी थी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर हो अपने यहाँ आश्रय दिया। उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी वह उसे सहज ही दे रही हैं। नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझ कर रख ले। मेरी तो उम्र भी हो चली, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने लायक मैं रहूं भी या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सिर पर सदा बनाए रखे, कहकर सोनिया उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन सोनिया कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था, जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन शांति देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनर्प्रतिष्ठा हुई थी। सोनिया, लो अम्मा से बात करो। धीरज फोन लेकर खड़ा था। उसकी आवाज़ से सोनिया वर्तमान में आई। हेलो बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, और बच्चों के लिए भी चिंता मत करना। मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस एक बार घर आ जाओ, उसके बाद देखना अपने घरेलू नुस्खों से मैं कैसे तुम्हें कुछ ही दिनों में ठीक कर दूंगी। अम्मा की बात सुन सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे लग रहा था कि जैसे अम्मा को भगवान ने उनके लिए ही भेजा है। कुछ दिनों में सोनिया घर आ गई। अम्मा ने जी जान से सारे घर की बागडोर को अच्छे से संभाल लिया। कुछ ही दिनों में सोनिया फिर से चलने लगी और फिर से अपनी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए सोचने लगी। घर की बड़ी होने के नाते अब सोनिया हर निर्णय अम्मा से पूछकर ही करती। 3 महीनों बाद सोनिया भी अपनी जॉब पर जाने लगी, और आज ऑफिस से आते वक्त सोनिया अपने साथ जो लाई थी उसने सबको चौंका दिया। सोनिया के हाथ पर घर की नेम प्लेट थी, जिस पर घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में शांति जी का नाम अंकित था, शांति निवास। नेम प्लेट को देखकर शांति जी के आंखों में आंसू भर आए। जहाँ अपने बेटे ने घर से बेदखल कर दिया था, वहीं धीरज और सोनिया ने आज उनके अस्तित्व, उनकी पहचान को लौटाया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।